हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड, इन दोनों के आंसर इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका वीडियो हमने पहले क्लास 6 में करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो इससे पहले की बाकी क्लासेस सभी देख लीजिएगा। ये क्लास हमारी 7 है। ठीक है, कौन सी क्लास है? क्लास 7। इससे पहले आप देख लीजिए, सब वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई से भी पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके गुण तथा हानियों का वर्णन कीजिए। तो पहले तो ये होता क्या है बताना है, फिर इसके लाभ तथा हानियां बतानी है। एकात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। और इसमें देखिए, उपयुक्त उदाहरण के साथ संघीय और एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों को मिला के इनमें अंतर बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आपको बताएंगे। अंतर हमने पहले ही बता चुके हैं, क्लास 6 में। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है? संघात्मक शासन वह शासन है जहां राज्य की शक्तियों का विभाजन संवैधानिक स्तर पर केंद्र और उसकी घटक इकाइयों के बीच होता है। तो जो संघात्मक शासन है ना, तो उसका जो राज्य है उनकी शक्तियों का विभाजन जो केंद्र और उनकी जो घटक इकाइयां उनके बीच में होता है। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कई छोटे राज्य मिलकर एक संघ के रूप में शासन चलाते हैं। संघवाद एक विचारधारा है, मतलब कि अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य मिलकर एक एकजुट होकर एक संघ चलाते हैं, तो उसे ही कहते हैं। और संघवाद एक विचारधारा है। ठीक है, आपस में मतलब अलग अलग लोग मिलके आपस में एक गुट कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, जो बना लेते हैं और फिर उसे कहते हैं। संघात्मक शासन वाले देश, जो ये देश कौन कौन से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड आदि। तो ये तीनों में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये समझ में आ गया क्या होता है आपको। अब इसके जो गुण है निम्नलिखित है, तो यहाँ से आपके पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छे पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, संघात्मक शासन प्रणाली का एक गुण यह है कि इसमें स्थानीय समस्याओं का हल सरलता से किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जो स्थानीय समस्या होती है ना, इसका हल हम सरलता से किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, ये शासन प्रणाली विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण अधिक लोकतांत्रिक होती है। तो इसमें जो विकेंद्रीकरण मतलब सभी को आज़ादी मिलती है, कोई भी केंद्र में इकट्ठा नहीं रह सकता, तो इसमें जो लोकतांत्रिक की भावना उत्पन्न होती है इससे। संघात्मक शासन में राष्ट्रीय एकता व स्थानीय स्वशासन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जो इसमें जो राष्ट्रीय एकता है, जो स्वशासन, दोनों के गुण पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, संघात्मक शासन प्रणाली का एक गुण यह है कि इसमें केंद्रीय शासन का कार्यभार हल्का हो जाता है। तो जो केंद्र शासन है ना, उसका जो कार्यभार हल्का हो जाता है, मतलब कम काम करने पड़ते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट है। बड़े राज्यों के लिए तो यह बहुत ही उपयोगित प्रणाली है, और ये बड़े राज्यों के लिए मतलब बहुत लाभ वाली प्रणाली है। सिक्स पॉइंट है, संघात्मक शासन में केंद्र सरकार के स्वेच्छाचारी होने की संभावना नहीं होती। सेवन पॉइंट, यह राज्यों के लिए लाभदायक है, और ये राज्यों के लिए लाभदायक, इससे फायदा होता है। तो ये 7 पॉइंट है, हमने ये पॉइंट बताए, इसी के अंदर आप एक्सप्लेन और अच्छे से कर सकते हैं बना के। ठीक है, एंड इसकी जो इस संघात्मक शासन प्रणाली के दोष जो है निम्नलिखित है, यहाँ से पॉइंट है, आप देख सकते हैं। संघात्मक शासन खर्चीला होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरा खर्चा होता है, मतलब ये पद्धति जो है ना, इसे शासन व्यवस्था में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और ये दोहरी नागरिकता क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये खर्चीली पद्धति कह सकते हैं आप इसे। सेकेंड पॉइंट है, इस शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता गंभीर समस्या होती है। जो इसमें जो राष्ट्रीय एकता को लेकर ना गंभीर समस्याएं होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, संघात्मक व्यवस्था एक दोष यह भी है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की विकल्प होता है। थर्ड पॉइंट है, संघात्मक व्यवस्था का एक दोष ये भी है कि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलम्ब होता है, मतलब इसमें देरी होती है। जो ये विकेंद्रीकरण होने के कारण इसमें जो भी निर्णय जल्दी से हम नहीं ले सकते। फोर पॉइंट है, संवैधानिकता दृष्टि से
संप्रभुसत्ता विभाजित नहीं होती, और इसमें जो संप्रभुसत्ता विभाजित नहीं होती परंतु संघात्मक प्रभाव से यह केंद्र और राज्य सरकारों में बंट जाती है, और जो इसके कारण है जो केंद्र और राज्य में बंटवारा किया जा सकता है, मतलब बंट जाती है आधे आधे। इसका जो 6 पॉइंट है, संघात्मक शासन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। किसी नीति की विफलता का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर डालते हैं। तो इसमें 6 पॉइंट में ये है कि मान लीजिए किसी भी जो राज्य है उस किसी का जो दायित्व है वो बिखर जाता है या असफल हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने में लग जाते हैं। केंद्र और राज्य पर लगाएगा और राज्य केंद्र पर लगाएगा, एक दूसरे पर आरोप डालते हैं कि ये आपकी गलती है। और 6 पॉइंट है, संघात्मक शासन में संगठन जटिल होता है, इसमें जटिल होता है अतः प्रशासन चलाना बड़ा कठिन होता है, और इसमें कठिन होता है मतलब राज्य प्रशासन चलाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया संघात्मक प्रणाली क्या होती है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड स्टार्ट हो रहा है, एकात्मक शासन प्रणाली। अब ये क्या होती है तो देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले हम देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली होती क्या है, फिर इसके गुण देखेंगे और इसकी हानियाँ देखेंगे। तो देखिए आंसर, एकात्मक शासन में समस्त देश के लिए एक ही स्वयं सत्ताधारी सरकार होती है। तो इसमें ना जो एक ही सरकार होती है अथवा समस्त देश के लिए एक ही कार्यपालिका एवं एक ही न्यायपालिका होती है, मतलब संपूर्ण देश के लिए आप कह सकते हैं एक ही कार्यपालिका, एक ही न्यायपालिका, एक ही सरकार होती है। सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारों की स्थापना कर सकती है, और मान लें अपनी सुविधा के लिए ना जो स्थानीय सरकार की भी स्थापना की जा सकती है, उन्हें थोड़े अधिकार दे सकती है और उन्हें थोड़े बहुत कह सकते हैं कि आपको अधिकार दिए जा सकते हैं, परंतु वास्तव में संपूर्ण अधिकार केंद्र की सरकार के हाथ में ही रहते हैं, और पूरे अधिकार किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार है उसी के पास रहते हैं। वही जब चाहे प्रांतों या जिलों की सरकारों से अधिकार छीन सकते हैं, और इनके जो अधिकार होते हैं ना जब चाहे अपनी मर्जी से उन्हें छीन भी सकते हैं, दे भी सकते हैं केंद्र सरकार एकात्मक सरकार में। बिलोम्बी का कहना है कि एकात्मक राज्य में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार के हाथ में रहते हैं। यह सरकार इच्छानुसार जैसे वे उचित समझती है उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं केंद्र सरकार के पास होते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार ना किसी को वो अधिकार दे भी सकती है, उससे वो छीन भी सकती है। तो एकात्मक अधिकार ओनली एक केंद्र सरकार के हाथ में ही होते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब इसके जो गुण है निम्नलिखित है, तो ये देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली कई देशों में उपयोग में लाई जा सकती है। ये कई देशों में उपयोग में लाई जा सकती है। इसका एग्जाम्पल के लिए देश का नाम लिख सकते हैं, ब्रिटेन और चीन। ठीक है, प्रमुख है। इस शासन व्यवस्था प्रणाली के गुण इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है शीघ्रता, इसमें कार्यों में विलंब नहीं होता। इसमें शासन के निर्णयों का केंद्र एक ही होने से उन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है। तो इसमें जो सारे निर्णय कौन केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं, तो उनमें कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता, तो ये जल्दी से इसे लागू कर सकते हो अपनी समझ से। एंड सेकंड पॉइंट है केंद्र राज्य संघर्ष नहीं, मतलब इनमें कोई भी संघर्ष नहीं होता, क्योंकि पता है सभी जो अधिकार है किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, तो राज्य का दायित्व नहीं बनता उसमें कोई भी संघर्ष करने का। देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में केंद्र राज्य संघर्ष नहीं या कम होते हैं, होते ही नहीं है या कम हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, एकात्मक शासन में राष्ट्रीय एकता मिलती है। इसमें क्योंकि इस एकात्मक शासन में राष्ट्रीय एकता इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें पूरा राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से एक ही इकाई होता है। ये पूरा जो राष्ट्र है एक ही इकाई में होता है। 4 पॉइंट है नीति की एक रूपता, एकात्मक शासन में शासन की नीतियों में एक समानता होती है। इससे जनता तथा संबंधित जनों में शासन के प्रति विश्वास की भावना बनी रहती है, और एक ही होती है। इससे जनता और जो भी संबंधित रखते हैं इससे संबंध उस सब में विश्वास की भावना बनी रहती है। कम खर्चीली प्रणाली, इसमें पैसे कम लगते हैं। ये प्रणाली बहुत कम खर्चीली है क्योंकि इसमें संघात्मक शासन के समान दोहरी खर्चा नहीं होता, इसमें 2 बार नहीं होता, एक ही बार होता है। प्रशासनिक खर्चा इसमें कम होता है, पदाधिकारियों की संख्या भी कम होती है, इसमें अधिकारी कम होते हैं, और इसमें जो प्रशासनिक खर्चा होता है वो भी कम होता है। 6 पॉइंट है छोटे देशों के लिए उपयुक्त, यह प्रणाली छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, विशेषकर उन देशों के लिए जहाँ भाषा, धर्म, सांस्कृतिक जाति की समस्या ना हो। तो ये छोटे देशों के लिए जो लाभकारी है, जहाँ पर जो धर्म को लेके, भाषा और संस्कृति को, जाति को लेकर कोई भी समस्या ना हो। इसका कारण यह है कि ऐसे देश में एकता और स्पष्टता, समझ एवं सहयोग बहुत अधिक होता है। इसमें एकता और सहयोग की भावना अधिक देखी जाती है। अब इस प्रणाली के जो दोष है क्या है निम्नलिखित है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट दिए। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
स्थानीय समस्याओं के हल के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। इसमें जो समस्या ये कि जो स्थानीय समस्या होते हैं उसके लिए ये लाभदायक नहीं है। बड़े बड़े राज्य में स्थानीय शासन की स्वायत्तता और भी आवश्यक होती है। इसमें दूरस्थ केंद्र से निर्णय आसानी से लागू नहीं किए जा सकते। मतलब जो केंद्र होते हैं दूर में स्थित होते हैं और आसानी से इसे लागू नहीं किया जा सकता। सेकेंड है निरंकुशता की संभावना। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण होने से निरंकुशता की संभावना होती है। थर्ड पॉइंट है केंद्र सरकार का अत्यधिक कार्यभार। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार का कार्यभार बहुत अधिक बढ़ जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण कार्यभार को नहीं संभाल पाती। मतलब एक ही सरकार होने के नाते जो केंद्र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की जिम्मेदारी होती है तो वो पूरे जो सरकार को एक साथ नहीं संभाल पाती। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ये लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध में है, उसके जैसा नहीं है। एकात्मक शासन प्रणाली लोकतंत्र के सिद्धांत के अधिक अनुरूप नहीं होती क्योंकि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है और इसमें जो सत्ता एक ही के पास होती है तो इसमें कह सकते हैं लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध में है। और फिफ्थ पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट है बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त। मतलब ये जो बड़े देश हैं उनके लिए फायदेमंद ये नहीं है एकात्मक शासन। तो कैसे, तो देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त रहती है। बड़े देशों की क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सदा केंद्रीय स्तर पर नहीं होता। जो मतलब बड़े देश की समस्या होती है ना उसे केंद्रीय स्तर पर उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। उनकी समस्याओं की प्रकृति सदा संपूर्ण राज्य तक फैली हुई नहीं होती। अनेक जाति धर्म भाषा संस्कृति के लोग अनेक विभिन्नता से युक्त रहते हैं। आपको पता है जो धर्म के नाम पर जाति संस्कृति के नाम पर अलग अलग जो विभिन्नताएं लोगों में देखने को मिलती है उनके लिए समाधान भी उसी स्तर के अपेक्षित है। विशाल क्षेत्रफल वाले राज्यों के शासन का संचालन एक ही केंद्र से नहीं किया जा सकता। मतलब जो बड़े राज्य बड़े विशाल है उनका जो सभी का जो केंद्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। सबकी समस्याओं का हल स्थानीय हितों की रक्षा स्थानीय स्तर पर भी की जा सकती है। तो मतलब कहने का मतलब यही कि जो बड़े देश है बड़ी संख्या वाले देश है वहाँ की समस्याओं का समाधान केंद्र के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इसका नुकसान है। तो यहाँ पर हमने आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बता दिए। पेपर में आएगा, आप लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है चीन के संदर्भ में एकात्मक प्रणाली की विशेषता बताइए ब्रिटेन के संदर्भ में, तो आपको आंसर यही लिखना है। क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, बाकी आंसर एकात्मक और संघीय आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं और दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स सेंड है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।